नमस्ते वानर सेना, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य और आप सब मुझे नोबिता मैम के नाम से जानते हो। और आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर करने वाले हैं, जबकि ये जो चैप्टर है ये रैपिड रिवीजन वाला चैप्टर होने वाला है। तो जैसे कि आपके बाकी के टीचर्स ने भी बताया है, मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ बच्चे कि अगर आप पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए सही नहीं रहेगा। मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को 2-2.5 घंटा लगा के प्रॉपरली इस चैप्टर को मैंने समझाया हुआ है। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखें ताकि आपको एनसीईआरटी का कोना कोना चप्पा चप्पा सारी चीजें सब कुछ समझ आ जाए। और एक बार जब आपने उसे इस तरह से समझ लिया है तब आप ये वाला वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं इस चैप्टर को करीब 20 से 25 मिनट में खत्म करने वाली। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। क्या शुरू करें? हम बिल्कुल शुरू करते हैं, आइए चलिए। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो सबसे पहला चीज हम पढ़ते हैं वो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चा? फिजिकल अपीयरेंस को देख के कोई चीज पता लगाना, उस चीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने खड़ी हो गई और मैंने आपसे पूछा क्या बच्चे आप मेरे फिजिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो? यस, आप कहोगे कि मैम आपका रंग थोड़ा सा सांवला सा है, आपके बाल जरा सा कर्ली कर्ली सा है, आपके बाल यहीं तक है और आपके बाल जो है ना वो आधे आपके शक्ल को कवर कर रही है ना। आप ऐसी चीजें कुछ बोलोगे, आपने अभी ब्लू टी शर्ट पहन रखा है, कुछ ऐसे ऐसे सारी चीजें ही बोलोगे, है कि नहीं? एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो जब आप किसी मेटल को या फिर किसी नॉन मेटल को सबसे पहली बार देखते हो तो क्या पता चलता है? उस मेटल के बारे में आपको क्या पता चलता है या फिर उस नॉन मेटल के बारे में आपको क्या पता चलता है? यही चीज हमें बतानी है। तो जब आप मेटल को देखते हो, आपने ये जरूर देखा होगा कि मेटल्स का आप तार बना सकते हो, तार तूर बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो मेटल्स का? देखा या होगा आपने। कोई भी आपके घर पे जो भी वायर होगा, है ना, जो भी वायर होगा, मान लो जैसे कि मैंने ये वायर लिया, अब इस वायर के नीचे मुझे पता, देखो मैं काट नहीं सकती क्योंकि ये मेरा एक चार्जर है, इसको काट दिया तो फिर मेरी 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 जो घड़ी है ना वो चार्ज नहीं हो पाएगी। तो देखो इसके अंदर भी जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे मेटल्स लगे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? देखो देखो देखो, ये दो दो जो यहाँ पे है, यहाँ पे, यस एग्जैक्टली, तो ये मेटल है। ठीक है, यानी कि इस तार के अंदर ये जो ब्लैक कलर की जो कवरिंग है, इसके अंदर भी यहाँ पे आपके पास क्या होगा? मेटल ही होगा। तो यानी कि मेटल्स का आप तार तूर वगैरह बना सकते हो। और आपने जो है आपके टिफिन में कभी ना कभी रोटी लिया होगा, सैंडविच लिया होगा, और आपको भी पता है कि आपके मम्मी या पापा या फिर जो भी आपके घर पे खाना बनाते हैं वो क्या करते होंगे, वो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रोटी को जो है इस तरह से मोड़ के देते हैं या फिर सैंडविच को जो है पैक करके देते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है बेटा, एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम भी एक मेटल ही तो है। अब इस एल्यूमिनियम को ध्यान से देखो, इस एल्यूमिनियम का जो है एक शीट बनाया गया, मतलब पेपर पन्ना जैसा एक शीट बनाया गया है। यानी कि मेटल को अगर आप एक हथौड़े लेके पीटते रहो तो मेटल की एक खासियत है बेटा, वो खासियत पता है क्या है? टूटता नहीं है वो आसानी से। वो क्या करेगा? वो फैलने लगेगा, वो फैलने लगेगा और फैलते 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 इतना फैल जाएगा कि वो एक पेपर के पन्ने के तरह बन जाएगा। एग्जैक्टली exactly, है कि नहीं? अब देखो सोने को, देखो सोने का तो लोग अक्सर क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। ज्वेलरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि सोना चमकता है। सोना एक नोबल मेटल है, किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आपने ज्वेलरी बना ली तो भी वो सालों साल तक चलता रहता है। और आपने देखा होगा कि शादियों में अक्सर जो है ना लोग क्या करते हैं, पुश्तैनी सोना देते कि नहीं देते, कि ये मेरे दादी का हार था तो तुम रख लो, है ना। तो सोना बहुत दिनों तक रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोना जो है किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये जो है ये एक नोबल मेटल है, लेकिन सारे मेटल्स ऐसे नहीं होते। कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, और इसके बारे में अभी हम कुछ ही समय में रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेटल्स अक्सर ज्यादातर वक्त वो क्या होते हैं? वो सॉलिड होते हैं। तो सॉलिडिटी जो है ये भी उनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और तो और ये क्या होते हैं? ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कंडक्टर्स भी होते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है ये हमें मेटल्स के बारे में पता है, लेकिन इनमें से भी एक्सेप्शन जरूर है। कुछ मेटल्स, कुछ क्या बताए आपको पता ही होगा कि मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो कि अपने रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड बन जाता है। गैलियम एक और मेटल है जिसको आपने हाथ में रखा तो वो हाथ ही में जो है क्या हो जाएगा? वो हाथ में ही जो है वो लिक्विड बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ मेटल्स के एक्सेप्शन जरूर हैं।
ठीक है। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की देखें तो हमें पता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया था बच्चा, देखो अब इसमें से जो है करंट जा तो रही है, करंट इसके अंदर के जो अंदर का जो मेटल का जो तार है ना उसके अंदर से करंट जा तो रही है, लेकिन मैं जब भी इस तार को पकड़ रही हूं मुझे कोई शॉक क्यों नहीं लग रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कोई शॉक क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसको कवर किया गया है किस चीज के साथ? रबर के साथ इस चीज को कवर किया गया है, और रबर जो है ये एक नॉन मेटल है। तो जब भी आपके पास कोई नॉन मेटल हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटल होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते हैं और तभी हमें कोई शॉक नहीं लगता है इनको छूने से। ठीक है, इनके पास डलनेस होते हैं। क्या आपको जो मैंने अभी तार दिखाया उसमें से कोई शाइन आ रही थी? कोई भी शाइन आ रही थी रबर से? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ठीक इसी तरह आप लोगों को भी पता होगा कि मेटल की कोई भी चीज होगी ना तो उसमें शाइन बहुत ज्यादा आती है, लेकिन नॉन मेटल का अगर कोई चीज होगा तो उस पे शाइन नहीं होती होगी। ब्रिटलनेस मतलब अगर आप किसी नॉन मेटल को लेते हो और हथौड़े से मारते हो तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो टूट जाएगा, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये ब्रिटल है? और हाँ, नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड ये भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, लेकिन ये जरा सा क्या होते हैं, ये जरा सा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा मेटल्स की तरह ये हार्ड नहीं होते बच्चे। तो क्या समझ आ रहा है इतना चीज? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब देखो कुछ इनके ना एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज को हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो कार्बन से बनी हुई, कार्बन एक एलिमेंट है जिसका आपके पास एक पूरा पूरा चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, है ना, आप लोगों को पता है। तो कार्बन जो एलिमेंट है उसी से बना हुआ उसका एक एलोट्रोप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हालांकि है जरूर ये नॉन मेटल, लेकिन एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी जो ग्रेफाइट की हमारे सामने आती है वो ये है कि ग्रेफाइट एक शानदार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। क्या है? ग्रेफाइट जो है ये एक शानदार इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमारे सामने उभर कर आ गई थी। अब अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड भी जो है ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है, ये भी पता होगा आप लोगों को। अब भैया अगर ये कार्बन से ही बना है तो आप ही बताओ मेरे को कि मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा? बिल्कुल सही समझे, नॉन मेटल ही होगा। अब आपको पता है क्या डायमंड जो है ना ये नेचुरली इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, बहुत हार्ड गाना याद आया ना आप लोगों को, मुझे पता था। बट एनीवे, बहुत हार्ड से भी ज्यादा इसे याद रखना कि ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। इनफैक्ट एक और चीज बताओ कि डायमंड जो है ना ये हीट की ये हीट को कंडक्ट भी कर लेता है, बाय द वे। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता लेकिन हीट को कंडक्ट कर लेता है। तो ये एक चीज मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी, ध्यान रखना, याद रखना, अगर मन करे तो। नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको यहाँ से एग्जाम में कोई आपसे पूछेगा भी नहीं। अब देखो आयोडीन, आयोडीन जो है ये एक नॉन मेटल है, और आयोडीन भैया ये एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास चमक होती है, खतरनाक चमक होती है, मजेदार तरीके से ये चमक रहा होता है, ये काफी लश्रस होता है। अब हम आते हैं पोटेशियम के पास। देखो पोटेशियम तो एक मेटल है, लेकिन एक्सेप्शनली पोटेशियम इतना सॉफ्ट मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है कि आपने कभी टमाटर काटा है घर पे? टमाटर काटा काटा है कभी? तो एक चाकू लोगे आप, टमाटर इस तरह से खचक करके कट जाता है ना। आपको पता है ठीक उसी तरह से जो है सोडियम और पोटेशियम को अगर आप देखोगे ना तो ये दोनों इतने आसानी से जो है चाकू से कट जाते हैं कि इनको देख के ऐसा लगता है कि धिक्कार है तुम पे, तुम कैसे मेटल हो, कैसे मेटल हो? जब तुम्हारे पास इतनी सी भी हार्डनेस नहीं है, तुम चाकू से कट जा रहे हो, तो तुम कैसे मेटल हो? ऐसा लगता है, इनको बोलने का मन करता है कि धिक्कार है तुम मेटल्स पे। और देखो गैलियम एक मेटल तो है जरूर, लेकिन इसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज्यादा कम होती है, इतनी ज्यादा कम होती है कि आपने अपने हथेली पे रखा तो ये मेल्ट हो जाएगा। हथेली पे रखते ही ये जो क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है। तो है ना, वियर्ड वियर्ड सी चीजें, कोई ना कोई चीजें थोड़ी बहुत एक्सेप्शनल निकल जाती है। आपको इस चीज का बुरा नहीं मानना है, आपको क्या करना है, फटाफट से कॉपी किताब निकाल के इस चीज को लिख लेना है, ताकि एक्सेप्शंस के बारे में जब केमिस्ट्री में कोई सवाल आ जाए तो आप उसे गलत ना करो, ठीक है। अब बच्चा हम आते हैं मेटलॉइड्स पे। अब देखो मैं एक और चीज साफ आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है, ठीक है। एक और चीज, अब मैं एनसीईआरटी को इस चीज पे चैलेंज कर रही हूँ, तो इस चीज को ध्यान से सुनना आप, ठीक है। एनसीईआरटी को मैं चैलेंज करते हुए ये कहती हूँ कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बोरोन जो है, बोरोन क्या है, बोरोन एक मेटलॉइड है।
लेकिन बच्चा मैं आपको एक चीज बहुत साफ और बहुत अच्छे तरीके से बता देती हूं कि बोरोन, मुझे पता नहीं क्यों आपके क्लास 10th में लिखा हुआ है कि बोरोन एक मेटेलॉइड है, लेकिन मैं आपको साफ बता सकती हूँ। देखो, अब मैंने केमिस्ट्री में जो है ना मास्टर्स भी किया है, केमिस्ट्री में मैंने बैचलर्स किया है, और तो और केमिस्ट्री में रिसर्च भी किया था आईआईटी गुवाहाटी से, और इतना पढ़ने के बाद ये पता चल गया है कि बोरोन मेटेलॉइड नहीं। अब आपके एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, तो शायद आपको एग्जाम में यही का यही हूबहू यही लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि बोरोन और सिलिकॉन जो है ये दोनों भी मेटेलॉइड है, और साथ में ये कह रहे हैं कि जर्मेनियम आर्सेनिक जो है ये भी मेटेलॉइड है, साथ में ये कह रहे हैं कि एंटीमनी और टेल्यूरियम जो है ये भी मेटेलॉइड है। तो मैं ये जरूर मानती हूं कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम एक मेटेलॉइड होता है, एंटीमनी एक मेटेलॉइड होता है, और टेल्यूरियम एक मेटेलॉइड होता है। ये 5 मेटेलॉइड होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी ऑनेस्टली, अगर मैं मां कसम खा के आपको बताऊं तो ये 5 दुनिया में सिर्फ 5 मेटेलॉइड है जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में है, और यही 5 होते हैं वो मेटेलॉइड्स। लेकिन राम भरोसे, एनसीईआरटी के भरोसे मुझे भी नहीं पता कि यहाँ एनसीईआरटी क्यों कह रहा है आपसे कि बोरोन और सिलिकॉन जो है ये मेटेलॉइड होता है, और ये कह रहे हैं कि सेलेनियम मेटेलॉइड नहीं होता। मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, तो हाँ शायद आपको लिखना पड़े कि बोरोन और सिलिकॉन जो है ये भी मेटेलॉइड है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, आपको बस क्या करना है, आपको लिखना है कि ब्रोसिस, ब्रो एंड सिस गिव्स, ठीक है, गिव्स आशा, गिव्स आशा, क्या गिव्स आशा। एक्चुअली इसको याद करने का तरीका मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। मैंने जो लिख रखा था वो मैं भूल गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको, ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर में बताती हूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि इसको याद करने का तरीका मुझे पता है कि ये जो एक्चुअल जो मेटेलॉइड्स होते हैं ना, उनको याद करने का तरीका मैंने बनाया था कि गोट्स आर सिली आंटीज, ठीक है, बकरियां जो होती है वो पागल आंटियां होती है, ये मैंने बनाया था एक, गोट्स आर सिली आंटीज, तो इससे याद हो जाता है कि एक्चुअल के जो 5 मेटेलॉइड है वो। लेकिन यहाँ पे हमें बोरोन और सिलिकॉन को भी जोड़ना है, तो उसको मैं अभी थोड़ी देर में जोड़ के बताती हूँ मैं, ठीक है, मैंने लिख रहा था कहीं लेकिन मैं भूल गई हूँ, अभी मेरे पास मेरे सामने वो है भी नहीं, तो मैं बताती हूँ। तो ये हमारे पास मेटेलॉइड्स है, ठीक है। अब मेटेलॉइड्स के ऊपर देखो, मेटेलॉइड्स के ऊपर यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे जो है ना, ये सारे पता है क्या है, नॉन मेटल्स है। और इसी मेटेलॉइड्स के नीचे अगर आप देखोगे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया है, गैलियम हो गया है, इंडियम हो गया है, टिन हो गया है, थैलियम हो गया है, लेड हो गया है, बिस्मथ हो गया है, ये बताए क्या है, ये है मेटल, ठीक है। तो ये चीज आगे जाके भी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया जाता है, तो इसको आप याद कर लेना। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे, और इसको देखो मैंने क्या किया, मैंने एक टेबुलर कॉलम बना दिया है, जिससे कि आपको साफ साफ बहुत ही आसानी से सारी चीजें याद हो जाएंगी और आपको बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगा। अब मेटल्स जो होते हैं, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं बच्चे, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, ज्यादातर वक्त हमने ऐसा देखा है कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कौन सा बेसिक इन नेचर, एसिड बेसिस वाला बेसिक इन नेचर, ठीक है, नॉट द अदर बेसिक, नॉट दैट बेसिक वाला बेसिक, ठीक है। अब देखो, एल्यूमिनियम को अगर आप ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। कॉपर को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स जो है ये ज्यादातर वक्त क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स है जो आपके क्या होते हैं, जो आपके एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों को दिखा सकते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब आपको एम्फोटेरिक नेचर के वाले भी याद रखने पड़ेंगे, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनको आप जरा याद रख ले बच्चा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पॉपुलर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं आपके Al2O3, ठीक है।
इसके साथ होता है आपका जिंक ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप AS2O3 देखोगे तो ये भी जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। लेकिन अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि आर्सेनिक जो है ये क्या है, ये हमारा मेटलॉइड है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये दोनों आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप याद कर लो। आगे आगे जैसे आप बड़े क्लासेस में जाओगे आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, और उनको कैसे याद रखना उसके लिए भी हमारे पास निमोनिक है, तो वो भी आपसे याद हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। ऑलराइट, अब देखो अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये बना रहा है मेरे बच्चे AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में देखो पानी निकल रहा है। अब अगर Al2O3 को आप लेते हो, साथ में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हो तो ये क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है एक सॉल्ट NaAlO2, और साथ में यहाँ पे ऑब्वियसली पानी मिल रहा है। लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि ये जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और एक बेस कॉस्टिक सोडा जो है ये एक भयंकर वाला काफी खतरनाक सा एक बेस होता है, एल्कली होता है, क्योंकि ये पानी में घुल मिल जाता है और इसके साथ भी ये रिएक्ट कर पा रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम जो है एसिड के साथ बेस की तरह काम कर जाता है, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये एसिड जैसा काम करने लग जाता है, ठीक है। ऑलराइट बच्चे, ओके चलो आगे बढ़ते हुए, अब अगर मेटल्स की आप रिएक्शन करवाओगे पानी के साथ तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल सकता है मेटल ऑक्साइड, और साथ में आपको मिल सकता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर 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 आपने जो है, जैसे कि मान लो हमने पोटेशियम अगर ले लिया, पोटेशियम के साथ अगर हमने पानी का रिएक्ट करवा दिया तो क्या आपको सिर्फ मेटल ऑक्साइड मिलेगा, नहीं, आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। क्या मिलेगा आपको, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ध्यान से देखो इस जगह पे, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो आपको क्या मिल रहा है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन होती है ये भयंकर वाली एक्सोथर्मिक होती है, और इसीलिए हीट एनर्जी यहाँ से निकल के भी आ रही है, ठीक है। ऑलराइट बच्चे, तो कई बार ये भी देखा गया है कि पहले आपको मेटल ऑक्साइड मिलता है और वो मेटल ऑक्साइड पानी में दोबारा से मिलके आपको मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना के देता है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन दो स्टेप में हो रही होती है। पहले मेटल जो है वो वाटर के साथ मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और फिर वही मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिलके ये मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है बच्चे। क्या इतना सब लोगों को समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। अब एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सोडियम जब पानी के साथ मिल रहा होता है तो ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में ऑब्वियसली आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी भी मिल ही जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर हम कैल्शियम का रिएक्शन देखें तो कैल्शियम जो है ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, साथ में आपको कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं मेटल्स की रिएक्शन करवा दूं डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आओ चलो इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से हम देख पा रहे हैं कि सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन होने से हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमें पता है बहुत अच्छे तरीके से कि ये एक सॉल्ट है, क्योंकि इसका हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमें मिल रही है। लेकिन क्या ये रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, इस रिएक्शन को हमें क्या बताना पड़ेगा, पता है, इस रिएक्शन को हमें एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताना पड़ेगा, क्योंकि जो सोडियम है वो हाइड्रोजन को यहां से डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, और हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। अब अगर मैं यही रिएक्शन कॉपर के साथ करवा दूं, तो अगर मैंने कॉपर लिया और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया तो क्या आपको लगता है यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बन जाएगी, नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की जो मैं बात कर रही थी शुरू में, अभी हम देखने ही वाले हैं, उस रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार आपको पता है क्या होगा, कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, यानी कि कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो जैसा हाइड्रोजन और क्लोरीन है साथ में, कॉपर कहेगा भाई तुम ही रहो, क्योंकि मेरे से तो तुम्हें अलग अलग नहीं किया जा रहा है। समझ आ रहा है, चलो ठीक है।
अब क्या होता है कि जब एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ते हैं, जब भी एक मेटल और एक नॉन मेटल आमने सामने आते हैं, तो देखो मेटल की एक ना खासियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देना चाहता है। अब भैया एक बात बताओ, देखो मेरे पास मान लेते हैं मैं एक सोडियम का एटम को जो है इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ। अब इस सोडियम के एटम के पास आप सबको पता है कि इसके पास क्या हो जाएगा, इसकी एटॉमिक नंबर होती है 11, यानी कि इसके पास क्या हो जाएगी, 11 प्रोटॉन्स हो जाएगी इसके पास। तो अगर इसके पास 11 प्रोटॉन्स है तो आप मान लोगे मेरी बात, अगर मैं बताऊं कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहे होंगे, बिल्कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे। अब इसमें से ये क्या चाहता है, ये सोडियम चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जो है दे दूं। एक इलेक्ट्रॉन जब ये सोडियम दे देगा ना, तो पता है इसके पास क्या आ जाएगी, इसके पास नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और ये अपने आप को स्टेबल मानना शुरू कर देगा। अब जब इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दी, तो आप बताओ मेरे पास, क्या इस सोडियम के पास एक पॉजिटिव चार्ज इसके पास ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब इसने दे दिया तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, कौन सी चार्ज ज्यादा, 11 प्रोटॉन वाली चार्ज जो है वो ज्यादा है, यानी कि इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम पता है क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इसके पास ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब उसी साइड पे, अब दूसरे साइड पे आप इधर देखो जरा, ठीक है, दूसरे साइड यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन की जो है उसकी खासियत होती है कि क्लोरीन चाहेगा कि कहीं से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। क्लोरीन क्या चाहेगा कि उसके पास कहीं से जो है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगी, अब इसके पास मान लेते हैं कुछ अमाउंट ऑफ, इसके पास क्या है, इसके पास प्रोटॉन्स है, ठीक है, इसके पास क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, 6 होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन आता है 7, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है 8, फ्लोरीन आता है 9। तो 9 के साथ अगर मैं 8 ऐड कर दूं, तो 8 और 9, 9 9 18, मतलब 17। तो क्लोरीन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बच्चे, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर होती है 17, ठीक है। इसकी होती है 17, करेक्ट, यस 17 होती है इसकी एटॉमिक नंबर, होती है ना, हाँ जी। तो 17 में देखो इसके पास 17 प्रोटॉन्स है, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस क्लोरीन ने जो है इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ गई। अब देखो इसके पास है नेगेटिव चार्ज, इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, और भैया आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट होने के वजह से ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इसी चीज को क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। अब इसके पास जब पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या बना, ये बना एक कैटायन, ठीक है। और इसके पास जब एक नेगेटिव चार्ज आया, तो यानी कि बीइंग अ नॉन मेटल, इसके पास क्या टेंडेंसी है, इसके पास टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना चाहता है। इसके पास टेंडेंसी है कि ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना चाहता है। तो इसे हम क्या बुलाएंगे, इसे हम बुलाएंगे एनायन। अब देखो दोनों के नाम में आयन आयन जुड़ गया है, तो क्या ये आयोनिक बॉन्ड मैं कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ मैं इसे आयोनिक बॉन्ड। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो आकर्षण हुआ, इसी के वजह से यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनती है, और इसीलिए इसका एक और नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसे कहते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 इसकी क्या थी, 17 इसकी एटॉमिक नंबर थी, ठीक है। ऑलराइट, और इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है बच्चे लोग, यस, क्या आप लोगों को समझ आया। ठीक इसी तरह से सोडियम और ऑक्सीजन की अगर आप बॉन्ड बनाओगे, तो सोडियम की क्या, सोडियम का क्या क्या है, टेंडेंसी क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। लेकिन ऑक्सीजन की खासियत होती है कि ऑक्सीजन ना एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, ऑक्सीजन कहता है कि मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन लाके दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे नहीं सकता, तो सोडियम कहता है ठीक है मेरे भाई, तू 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 परेशान क्यों हो रहा है, मैं 2 सोडियम के एटम को बुला लेता हूं। इसने क्या किया, 2 सोडियम के एटम को बुला लिया। अब दोनों सोडियम के एटम ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन भी खुश, सोडियम भी खुश, और इसी वजह से इसका क्या बन जाता है फॉर्मूला, इसका बन जाता है Na2O। समझ आ रही है। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड। वेरी नाइस, चलो ठीक है।
अब जल्दी से एक बार आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। देखो आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है काफी यूनिक होती है, क्योंकि ये क्रिस्टल बन सकते हैं। ये क्या बन सकते हैं? ये क्रिस्टल बन सकते हैं। अब सोडियम सॉल्ट का आपने देखा होगा क्रिस्टल्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये हाई मेल्टिंग और इनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्यों होती है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि इनके पास अट्रैक्शन फोर्स है, उसे तोड़ना पड़ता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज का जो आकर्षण से जो बॉन्ड बना, उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ये हार्ड होते हैं लेकिन ये टूट भी जाते हैं। हार्ड जरूर होते हैं लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं। इनको अगर आपने पानी में मिला दिया तब ये क्या बन जाएंगे? तब ये बिखर जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि सोडियम अपने सोडियम प्लस वाला स्टेट पकड़ लेगा और क्लोरीन जो है वो Cl माइनस वाला स्टेट पकड़ लेगा। जैसे ही ये हो जाएगा यानी कि इनके पास यानी कि ये चार्ज्ड हो गए हैं, यानी कि ये चार्ज को कैरी भी कर सकते हैं और इसीलिए ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कर लेंगे। लेकिन एज अ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं ये गुड इंसुलेटर्स होते हैं। सॉलिड फॉर्म में ये जो है ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट करते। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को हम कैसे खोद के निकाले। अब देखो सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है जिसका नाम होता है ओर। अब बात बताओ मेरे को कि ओर का मतलब क्या होता है? बच्चे ओर का मतलब होता है एक ऐसी सी चीज जहां से आप मिनरल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाओ और थोड़ा इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है? और का मतलब ये नहीं कि बहुत खुदाई करी और उसके पास 2% आपका सोना मिला। अरे नहीं, वो नहीं होगा। और जहां से प्रॉफिटेबली मतलब इतना सोना मिले कि आप एकदम अमीर बन जाओ, आप अंबानी जी बन जाओ, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं कि जी हाँ, वो हमारा ओर है। तो मेटल कंपाउंड, ठीक है। अब क्या करते हो आप? आपको प्यूरिफाई करना होता है, तो सबसे पहले आप उसे निकालते हो, मेटल कंपाउंड को सेपरेट करते हो, उसके छोटे छोटे कंकर, पत्थर, रेत जो भी होता है वहां से, और उसके बाद जो आपको मेटल कंपाउंड मिलता है उसमें से आप जो है केमिकली इन्हें सेपरेट करते हो अलग अलग एलिमेंट्स में, और फिर आपको प्योर फॉर्म ऑफ मेटल मिल जाता है। अब एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को अगर आप देखोगे तो ये कार्बन से ऊपर होते हैं और इन्हें जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस करके ही निकाला जा सकता है। इनका आप और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ में फटाफट से रिएक्ट हो जाएंगे। अब अगर कार्बन के नीचे वाले को देखो, जैसे कि जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, इन्हें कहते हैं हम मॉडरेट। ठीक है? इनको जो है ब्लास्ट फर्नेस में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अमाउंट में तापमान में इन्हें हीट करके इनको निकाला जाता है। और जो सबसे नीचे है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इनकी इतनी लो रिएक्टिविटी होती है कि इनको जो है नेटिव स्टेट में ही पाए जाएंगे। ये किसी और के साथ मिलते जुलते भी नहीं है। ठीक है? तो कई बार कॉपर को भी आप जो है नेटिव स्टेट में देख लोगे, लेकिन बाकी सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जो है इनको एज सच कोई एक्सट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है? अब देखो मैं ये चार्ट लेके आई हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? अब इस ओर में बहुत सारी इंप्योरिटीज है ना, जिसको हम क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल्स, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती। गैंग पार्टिकल्स को जब आप रिमूव कर देते हो तो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अब हमें बहुत ज्यादा मात्रा में ओर मिला है, मेटल और उसके साथ छोटे छोटे इंप्योरिटीज है। ठीक है? अब जो मेटल्स जिनके पास बहुत ही हाई रिएक्टिविटी है, इनके मोल्टन फॉर्म को आप इलेक्ट्रोलाइसिस जब करोगे आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। आसान सा है। मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 5 है बस। ठीक है? ऑलराइट। अब यहां आओ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अगर इनके पास हाई रिएक्टिविटी यानी कि वो मॉडरेट वाले जो रिएक्टिविटी, अब इनके पास एक हो सकता है कि ये कार्बोनेट के साथ हो या फिर ये सल्फाइड के साथ हो। अगर कार्बोनेट है तो C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन, ये याद रखना। और PQRS, R और S एक साथ आता है तो सल्फाइड ओर को रोस्टिंग किया जाता है। दोनों को रोस्टिंग करने के बाद आपको यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा। जैसे ही आपको ऑक्साइड फॉर्म मिल गया, उसको तो क्या करो? रिड्यूस कर दो, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, आपको मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। और जिनकी एकदम लो रिएक्टिविटी है उनका आपको
ज्यादातर वक्त सल्फाइड ओर मिलता है, तो यानी कि उसकी रोस्टिंग करो और रोस्टिंग करने के साथ साथ आपको मेटल मिल जाएगी, फिर उनकी बस थोड़ी सी रिफाइनिंग कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। इतनी ही सी बात है। अब एक रिएक्शन जो आपके सामने आता है और जिसका बहुत बार आपको एग्जाम पेपर में उल्लेख भी मिल जाएगा, वो है कि थर्माइट रिएक्शन। देखो आयरन जिसकी थर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब अब मैं आपको दिखाऊं एक चीज दिखाऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते। देखो अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है आयरन का, मान लेते हैं आयरन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है Fe2O3, ठीक है, तो इसको मान लो x मान लोगे। अब देखो x दो बार है ना, तो 2x मान लो, और आप क्या करो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 लिख दो यहाँ पे क्योंकि 3 बार ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन के पास ज्यादातर वक्त क्या चार्ज होता है बच्चा, -2 चार्ज होता है कि नहीं होता है, तो 3 into 2 is multiplied with, ठीक है, और यहाँ पे 0 लिख दो, तो 2x is equal to क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। अब ये -6 होना चाहिए ना, इस -6 को मैं इधर लेके जा रही हूँ तो 6 बन जाएगा, और x is equal to देखो +3 बन जाएगा क्योंकि 6/2 हो जाएगा तो +3 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट को भी जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसकी हो जाएगी +3, ठीक है। अब इसकी जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाते हो तो पता है ये क्या बनता है, ये बनता है मोल्टन आयरन, और साथ में आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मिलता है। इनफैक्ट मैं एक बात बताती हूँ, थर्माइट रिएक्शन जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, आप एसएसटी में पढ़े होंगे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे थर्माइट का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो टैंक्स वगैरह को जला पाए। और मैं एक और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ दिन में, शायद इतना नहीं पढ़ना चाहिए, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चे, एक और चीज मैं बता दूं कि अभी जो ये यूक्रेन रशिया वाला जो वॉर हो रहा है, आपको पता है यूक्रेन ने रशिया को हराने के लिए थर्माइट रिएक्शन का फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया है, और वो हेलीकॉप्टर से जो है थर्माइट को नीचे गिरा रहे हैं ताकि रशियन टैंक्स को जो है वो मेल्ट कर पाए। ओ माय गॉड, यस। तो ये थर्माइट रिएक्शन की आपको जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी मैंने बता दी, ठीक है। फिर बात आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बच्चा, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आप क्या करते हो, आप एक लेते हो कैथोड और एक लेते हो आप एनोड, ठीक है, ऑलराइट। अब कैथोड में जो है, देखो कैथोड में आपने क्या किया है, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट आपको ले लेना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेना है। अब इलेक्ट्रोलाइट आपने जैसे ही लिया, इलेक्ट्रोलाइट आपने जैसे ही लिया, ध्यान से देखो बच्चा, आपका जो एनोड है वो क्या है, वो आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जो आपका कैथोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, ऑलराइट। अब आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो लिया क्या, कॉपर सल्फेट, तो SO4 2- इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ जाएगा बच्चे, ये तो जाएगा आपके पॉजिटिव वाले एनोड के पास। और ये जो कॉपर 2+ है, क्योंकि इसे दिख रहा है कि नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड ये है, तो ये तो इधर ही आकर्षित होगा, है ना। तो यानी कि अगर आपने यहां पे इम्प्योर मेटल ले लिया, कैथोड में आपने इम्प्योर मेटल ले लिया, यहां पे आपने प्योर मेटल ले लिया, तो क्या हो जाएगा, इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो जब आप कोटिंग कर रहे हैं, क्या मैं इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया और मैंने कैथोड के ऊपर जो है एक कोट चढ़ा दी, एक प्लेट चढ़ा दी, तो बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग यही है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपका यही होता है। दोबारा बता देती हूँ, जिसके ऊपर प्लेट चढ़ानी है वो नेगेटिव में रहेगा, जिसका आपको चढ़ाना है, अच्छा चलो एक बात बता दे, देखो आपको गोल्ड प्लेटिंग करनी है, ठीक है, किसके ऊपर करनी है, मान लेते हैं टिन के ऊपर करनी है, तो टिन कहाँ लोगे आप, टिन लोगे कैथोड में, गोल्ड कहाँ लोगे आप, एनोड में, बस इतनी सी बात थी। और बस इतनी सी बात में हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट बच्चा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। विद दिस नोट, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू ऑल वेरी सून, लॉट्स ऑफ लव एंड keep studying. Don't forget to like this video, share this video with your friends and subscribe to the channel. See ya.